और खबरदार में आज हम सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला की राजनीति का विश्लेषण करेंगे, जिन्हें कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे पर चलने वाले अलगाववादी अच्छे लग रहे हैं और वो भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने वाली बातें कर रहे हैं। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला पीओके पर भी गुस्सा दिलाने वाला बयान दे चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान तब आ रहा है जब कश्मीर में हिंसा और तनाव का माहौल धीरे धीरे दूर हो रहा है, बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और अच्छे से एग्जाम भी हो रहे हैं और खुद अलगाववादियों की हर साजिश फेल होते हुए दिख रही है। सवाल यह है कि क्या फारूक अब्दुल्ला अपनी राजनीति को रिचार्ज करने के लिए अब उस हुर्रियत के रास्ते पर चलने को कह रहे हैं जिसने पिछले 5 महीनों में कश्मीर का चैन सुकून छीनने में पूरा जोर लगा दिया। हुर्रियत के लीडर अलग अलग मत करियो, आप गांड करियो, जो सीट खड़ा असमो समझियो पन दुश्मन तुम दुश्मन, मगर गलत चीज पकड़स खतर तैयार जहाद कर्म सारी जिंदगी चेत पर बर्बाद कर्म। इसे आप सब तो ये भी मुतबरक जाए पटवाना। ये उस नेता के बोल हैं जो 3 बार जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री रहा, 2 बार लोकसभा और राज्यसभा का सांसद रहा, 5 साल तक केंद्र में मंत्री रहा। भारत सरकार की सुख सुविधाओं का भोग आज भी फारूक अब्दुल्ला लगाते होंगे, लेकिन अपनी राजनीति की डाउन हो चुकी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए अब वही फारूक अब्दुल्ला उन अलगाववादियों के सुर में बोल रहे हैं जो कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लेकर चलते हैं और कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। अब यही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कश्मीर के माहौल में देश विरोधी बातें करके वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में खुद को प्रासंगिक बनाए रखेंगे और साथ ही साथ इसी बहाने वोट वाली अपनी राजनीति को भी कुछ हद तक रिचार्ज करा लेंगे। यही वजह है कि पिछले 1 महीने के अंदर फारूक अब्दुल्ला 2 बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें पीओके पर भारत के दावे पर सवाल उठते हैं, तो कभी हुर्रियत के रास्ते पर अपने कार्यकर्ताओं को चलने के लिए कहते हैं। मैं हुर्रियत के साथ हूं या खिलाफ वो बात नहीं है। ये जो एजुकेशन है जो कश्मीर के लोगों के लिए अपने हक चाहने की बात कर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस हक के सामने उनके साथ है। पाकिस्तान एक हिस्सेदार है, खुद ये कहते हैं पार्लियामेंट में, इनका रेजोल्यूशन है कि वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है वो हमारा है। अरे तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है कि तुम वो हिस्सा ले सको। 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने अलगाववादियों का साथ देने की जो बात कही, उससे सवाल यही उठते हैं कि क्या कश्मीर का जो माहौल कुछ ठीक हो रहा है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब्दुल्ला परिवार की कोई दिलचस्पी नहीं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तो इससे आगे बढ़कर बड़े आरोप लगा दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्सी हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सकती है और पिछले 4-5 महीने में जो यहाँ पर जो एक माहौल चला उसमें जो एक क्रिमिनल एलिमेंट घुस गया, जिन्होंने गाड़ियों पे पत्थर मारे, जिन्होंने स्कूल जलाए, जिन्होंने कैंप्स में हमला किया, तो कहीं ना कहीं फारूक साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया है उससे ये बात साबित हो जाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उनकी जमात इन किस्म की एक्टिविटीज में पिछले 5 महीने से शामिल थी और अब जबकि हालात सुधर रहे हैं तो फारूक साहब ने एक बार फिर अपने वर्कर्स को कल ये ऑर्डर दे दिया, उनको ये बताया कि आप दोबारा इस माहौल को पैदा कीजिए जिसमें जम्मू कश्मीर के हालात फिर से तितर हो जाए। वैसे ही जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों का पुराना इतिहास रहा है, जब वो सत्ता से बाहर होती हैं तो देश विरोधी बातें करती हैं ताकि कश्मीर में ऐसी भावनाएं भड़काकर राजनीतिक नंबर बढ़ा लिए जाएं। कभी ये विपक्ष में रहते हुए पीडीपी कर रही थी और आज विपक्ष में रहते हुए अब्दुल्ला परिवार कर रहा है।
राजनीतिज्ञों का ये पिछला रिकॉर्ड रहा है। जब वो सत्ता में होते हैं तो वो भारत के टूट अंग, कश्मीर का भारत का टूट अंग होने की बात करते हैं। जब वो सत्ता से बाहर निकलते हैं तो रातों रात ज्ञान वृद्धि हो जाती है और कश्मीर के लोग अब इनको गंभीरता से लेते ही नहीं। और वहाँ की जो नई पीढ़ी है वो इस ठगबाजी से भली भांति परिचित है, वाकिफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की और फारूक साहब की डेस्परेशन है, वो बाहर जो है। साफ है कि अलगाववादियों का पूरा एजेंडा फ्लॉप हो चुका है, लेकिन 5 महीने में कश्मीर का बड़ा नुकसान अलगाववादियों ने ही किया है। 5 महीने के तनाव में जम्मू कश्मीर को 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इनमें से 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो अकेले जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को हुआ है। अगर कश्मीर में ऐसे हालात ना होते तो पिछले 5 महीने में 4 से 5 लाख टूरिस्ट आते। राज्यसभा में दिया आंकड़े के मुताबिक 8 जुलाई से 8 नवंबर तक कश्मीर में 39 सरकारी संस्थान में आग लगाई गई, जबकि 39 सरकारी संस्थान डैमेज हुए और 33 से ज्यादा स्कूलों को अलगाववादी तत्वों ने आग लगा दी और नुकसान पहुंचाया। खबरदार में अक्सर हम आपको भारतीय सेना की ताकत को दर्शाने वाली रिपोर्ट्स दिखाते हैं, क्योंकि अपनी सेना के बारे में जानने के लिए किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब मौका मिले अपनी सेना की ताकत को पहचानने से चूकना नहीं चाहिए। इसीलिए आज हम आपको मेक इन इंडिया की मिसाल भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस की भारी भरकम खूबियों से रूबरू कराएंगे। देखने में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, ये बात मेड इन इंडिया हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर बिल्कुल फिट बैठती है। और अब हम आपको इन्हीं छोटे लेकिन दुश्मन पर गहरे घाव करने की ताकत रखने वाले तेजस की उड़ान पर लेकर चल रहे हैं। आज तक की टीम ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL की वर्कशॉप में जाकर तेजस की खूबियों को अपनी आंखों से देखा है और तेजस में उड़ान भरकर उसकी तेजी को महसूस किया है। हमने बेंगलुरु में HAL वर्कशॉप में तेजस को बनते हुए भी देखा और आज हम आपको अपने साथ तेजस की ताकतवर उड़ान पर लेकर चलने वाले हैं। तेजस को 1 जुलाई 2016 को वायुसेना में शामिल किया गया था। फिलहाल वायुसेना में 2 तेजस विमान शामिल हो चुके हैं। साल 2018 तक 18 तेजस विमान यानी पूरा स्क्वाड्रन वायुसेना में शामिल हो जाएगा। वायुसेना में तेजस MiG-21 की जगह लेंगे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने जब इसी साल 17 मई को तेजस में उड़ान भरी थी तो इसे एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट बताया था। अब आज तक की टीम ने भी तेजस में उड़ान भरी है और HAL की वर्कशॉप में तेजस के बनने और उसकी ताकत का जायजा लिया। अब आपको हम तेजस की आसमान से भी ऊंची उड़ान पर ले चलते हैं। तो चलिए आसमान में उड़ते हुए तेजस के तेज को महसूस करने का मौके का फायदा उठाएं। छोटा, हल्का, छरहरा, ये है इंडियन एयरफोर्स के आसमान का अर्जुन। नाम है तेजस। देश का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस इसी साल जुलाई में वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। तो चलिए आज आप भी अनुभव कर लीजिए तेजस के तेज का। आज हम आपको देश के पहले स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस का तेज दिखाने जा रहे हैं। 3000 किलो बम और मिसाइल के साथ तेजस आसमान में 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। लंबाई 13.2 मीटर, ऊंचाई 4.4 मीटर, वजन 6560 किलोग्राम, रफ्तार 1350 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 3000 किलोमीटर, ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने बनाया है। आज तक की टीम बेंगलुरु के HAL के वर्ल्ड क्लास प्लांट में पहुंची, जहां तेजस बनाया जाता है। HAL के इंजीनियर्स दिन रात तेजस बनाने में जुटे रहते हैं। अब हम आपको तेजस की मारक क्षमता के बारे में बताते हैं। LCA
तेजस करीब 3000 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है और इसे 2 तरह की खास मिसाइल से लैस किया गया है। इस वक्त सीसीएम और बीबीएम यानी कि जो पहली मिसाइल जो इस वक्त फिट की जा रही है, इसे सीसीएम क्लोज कॉम्बैट मिसाइल कहा जाता है, जो नजदीक ही हमले के लिए काम आती है। और इसके अलावा ये जो बड़ी मिसाइल इस वक्त दिख रही है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो कि काफी लंबी दूरी तक दुश्मन पर हमले के लिए काम आती है। और अगर तेजस की बात की जाए तो करीब 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजस दुश्मन के किसी भी इलाके में हवाई हमला कर सकता है। बेंगलुरु के HAL के वर्कशॉप में तैयार होती तेजस को देखकर हमारा मन किया कि कम से कम एक बार तेजस में बैठकर उड़ान भरना तो बनता ही है। ऐसा मौका किस्मत से ही मिलता है और किस्मत से हमें ये मौका मिल भी गया। फिलहाल 2 लड़ाकू विमान तेजस वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। आने वाले दिनों में यानी 2018 तक LCA की एक पूरी स्क्वाड्रन यानी कि 18 लड़ाकू विमान तैनात हो जाएंगे, जिन्हें तमिलनाडु के सुलूर में तैनात किया जाएगा। और आने वाले दिनों में LCA स्वदेशी लड़ाकू विमान MiG-21 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा। मेड इन इंडिया के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरने का रोमांच हमारे तन मन में भरा था। अब बारी थी तेजस में उड़ान भरने की तैयारी की। LCA पर उड़ान भरने से पहले मुझे एक खास तरह का ओवरऑल पहनना होगा, और ये जो खास G सूट जिसे लड़ाकू विमान पर उड़ान के दौरान पहना जाता है, जो उड़ान के दौरान आपका जो ब्लड सर्कुलेशन यानी खून का दबाव है उसे सामान्य बनाए रखता है। तो आज हम LCA पर उड़ान भरने से पहले ये खास अनुभव यहाँ पर ले रहे हैं। फायर प्रूफ है, यानी कि विमान में दुर्घटना के वक्त अगर आग लगती है तो उसके लिए ये फायर प्रूफ ओवरऑल पहनना होता है। और सबसे आज तक संवाददाता मंजीत नेगी अब तेजस में उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तेजस को भी रनवे पर खड़ा किया जा चुका था। हेलमेट लेकर आज तक संवाददाता तेजस की तरफ तेज कदमों से बढ़ रहे थे। देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस वायुसेना का हिस्सा बन चुका है। आज मैं LCA तेजस पर उड़ान भरकर एक नए अनुभव को महसूस करूंगा, तो साथ ही आपको भी तेजस के तेज से रूबरू करवाऊंगा। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी तेजस में बैठ चुके थे और अब तेजस उड़ान भरने के लिए तैयार था। देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। आज LCA तेजस पर भरने से पहले मैं एक रोमांच का अनुभव कर रहा हूं, लेकिन साथ ही आपको भी तेजस के तेज से रूबरू करवाऊंगा। भारतीय वायुसेना के अर्जुन में उड़ान भरने के बाद आज तक की टीम के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ये बेहद रोमांचक अनुभव रहा। अब हम आपको तेजस की मारक क्षमता को दिखाने वाला एक खास वीडियो दिखाते हैं। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। दुश्मन पर हमला करने के लिए इसमें हवा से हवा में मार करने वाली टर्बी मिसाइल्स लगी। तेजस में लगे लेजर गाइडेड बम दुश्मन के ठिकाने पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन से लेकर देश के किसी भी सरहद पर तेजस अपनी तेजी से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। इतना ही नहीं, तेजस को क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से भी लैस किया गया है। तेजस के बारे में जितना आप जानते जाएंगे, आपके मन में मेड इन इंडिया तेजस पर गर्व की मात्रा भी तेजी से बढ़ती जाएगी। तेजस की बॉडी भारत में बने कार्बन फाइबर से बनी है, जो मेटल की तुलना में कहीं ज्यादा हल्की और मजबूत है। विमान में लगे सेंसर और रडार दुश्मन के विमान और जमीन से हवा में दागी गई मिसाइल के तेजस के पास आने का अलार्म दे देते हैं। चाहे कलाबाजी की कुशलता हो या फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, तेजस की टेस्ट फ्लाइट्स करने वाले पायलट्स तेजस की तेजी के कायल हैं।
हमने तेजस पर 600 से ज्यादा बार उड़ान भर चुके ग्रुप कैप्टन RR त्यागी से तेजस की खूबियों के बारे में खूब बातें की। ये मैं 2004 से इस प्रोग्राम के साथ हूं और हमने इस जहाज को एक जैसे कहना चाहिए कि बचपन से और अब जवानी तक इसको बड़े होते देखा है। तो जहां तक पायलट के उड़ाने का प्रश्न है, बहुत ही सरल और आसान है इसको उड़ाना, जैसे भी एयरफोर्स के पायलट भी उड़ाते हैं वो भी बताते हैं। और जो बेसिक काबिलियत है इसकी कि एक छोटा, हल्का और प्रिसीजन स्ट्राइक करना, वो इसकी काबिलियत है। सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जो हमारा जो सेंसर इंटीग्रेशन, जो हमारे जो सेंसर है इंटीग्रेशन है, जो इसको एक वेपन प्लेटफॉर्म बनाते हैं, उसका इंटीग्रेशन बहुत बढ़िया है और हम कोई भी नया मिसाइल या कोई भी नया बॉम्ब बहुत जल्दी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है। और दूसरा ये है कि जो स्ट्राइक चाहे हवा से हवा में हो चाहे हवा से जमीन पे हो, वो करने की जो प्रिसाइज करने की क्षमता है और जो हवा से हवा में जो अभी जो नई मिसाइल हम इंटीग्रेट कर रहे हैं जो दूरी तक मार करती है, उससे मिला के कहें तो विश्व में इस क्लास में हम सबसे आगे हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना में 2 तेजस शामिल हो चुके हैं। साल 2018 तक वायुसेना में 20 तेजस विमानों की पूरी स्क्वाड्रन शामिल हो जाएगी। तेजस की स्क्वाड्रन वायुसेना में 45वीं स्क्वाड्रन होगी, जिसका नाम रखा गया है फ्लाइंग डैगर्स, यानी दुश्मनों के लिए उड़ते खंजर। बेंगलुरु के HAL वर्कशॉप में आज तक संवाददाता ने बेहद नजदीकी से तेजस को वर्तमान में बनते हुए देखा और HAL के CMD T स्वर्णराजू से तेजस के भविष्य के बारे में बात की। हमारा प्लान है कि 2018 तक 20 जहाज जो IOC का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है उसको हम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद FOC कॉन्ट्रैक्ट में हमें ऑर्डर है 20 जहाज की, उसका भी हम थोड़ा मॉडर्नाइज करके 4-5 मॉडिफिकेशंस करके LCA Mark 1A करके उसको दे देंगे। तो अप टू 2021 तक तो हम ये सोचते हैं कि कम से कम 3 स्क्वाड्रन तो बन जाएंगे और एयरफोर्स वुड बी फ्लाइंग देम। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है एंड इसका एयरफोर्स में जोड़ने से एयरफोर्स की लड़ाई का ताकत जुड़ जाएगी और दुगना हो जाएगी। इसके साथ इसका ये है कि हम ये विमान यहाँ भारत देश में पूरा इंडिजिनस मेक इन इंडिया की तरफ से ये पहली जहाज जो हमारी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की डिजाइन कैपेबिलिटी दिखाने के लिए ये लड़ाकू विमान तैयार है। मतलब साफ है कि अपनी क्लास में दुनिया के नंबर 1 लड़ाकू विमान तेजस भारतीय वायुसेना के लिए आसमान के वो अर्जुन साबित होंगे जो हल्के और छोटे होकर भी दुश्मन को भारी और बड़े घाव देंगे। हवाई मोर्चे पर चीन और पाकिस्तान की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए तेजस कई मायनों में खास है। खासतौर से इसके मिसाइल सिस्टम की अगर बात की जाए, चाहे बात हवा से जमीन पर हमले की हो या पर हवा में हवा और लेजर गाइडेड मिसाइल, लेकिन सबसे खास बात चीन और पाकिस्तान के साझा JF-17 के मुकाबले तेजस का कोई सानी नहीं है। शानदार रिपोर्ट। लेकिन इस कामयाबी में एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी 2001 में, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और 2006-07 तक इसको एयरफोर्स में आना था। 8 से 10 साल का विलंब बहुत मायने रखता है। हमें उम्मीद है कि तेजस से उड़ान भरकर आपको मजा आया होगा और आपके मन में तेजस से जुड़ी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां पाने की लालसा पड़ गई होगी। तो चलिए अब हम आपको एक एक करके तेजस की पूरी फैक्ट फाइल खोलते हैं। भारत के पहले स्वदेशी सुपरसोनिक तेजस को दुनिया के सबसे हल्के लड़ाकू विमान होने का गौरव हासिल है। यही वजह है कि इससे तेजस ने न सिर्फ वायुसेना की ताकत को बढ़ाया है बल्कि दुनिया में भारत की शान भी बढ़ाई है। वैसे तेजस का तेज देखकर पाकिस्तान और चीन का ब्लड प्रेशर भी जरूर बढ़ गया होगा, क्योंकि तेजस की तुलना अक्सर पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट से की जाती है, जिसे पाकिस्तान ने चीन की मदद से बनाया है। हालांकि इसकी तुलना में कितना दम है यह हम आपको आंकड़ों की जुबानी बताते हैं। तेजस एक बार में 3300 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, जबकि पाकिस्तानी JF-17 2039 किलोमीटर तक। पाकिस्तानी थंडर का फ्यूल टैंक 2300 लीटर का है, जबकि तेजस का फ्यूल टैंक 2500 लीटर का है। तेजस के एडवांस वर्जन में हवा में ही ईंधन भरने का फीचर है, जबकि इस मामले में पाकिस्तान थंडर फुस्त हो जाता है। तेजस सिर्फ 460 मीटर लंबे रनवे से टेक ऑफ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तानी थंडर को उड़ान भरने में 600 मीटर का रनवे चाहिए।
हल्के लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल हुआ है, जबकि पाकिस्तानी F-17 थंडर एल्यूमिनियम और स्टील से बना है। यानी तेजस ज्यादा हल्का और मजबूत है। तेजस को रडार में पकड़ पाना बेहद मुश्किल होता है, जबकि भारी मेटल से बने पाकिस्तानी थंडर आसानी से रडार की पकड़ में आ जाते हैं। तेजस की रडार सिस्टम रेंज 100 किलोमीटर की है, जबकि पाकिस्तानी थंडर की रडार रेंज 75 किलोमीटर की है। इसके अलावा तेजस खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है और पाकिस्तानी थंडर को खराब मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तेजस की यही खूबियां अपनी क्लास में इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान बनाती हैं। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तेजस को तैयार करने में भारत ने बहुत देर कर दी, क्योंकि तेजस को तैयार करने में HAL को 1, 2 या 5 साल नहीं बल्कि 30 से ज्यादा साल लग गए, तकरीबन 33 साल। तेजस के सफरनामे के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव आपको बताते हैं। साल 1983 में DRDO और HAL को सरकार से हल्के लड़ाकू विमान विकसित करने की अनुमति मिली। साल 1984 में हल्के लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार करने का एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई। साल 1986 में हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए सरकार ने 575 करोड़ रुपए का बजट तय किया। साल 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस का नाम दिया। 4 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली टेस्ट उड़ान भरी। इसके बाद 5 साल बाद साल 2006 में तेजस ने पहली बार सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरी। तेजस के 33 वर्षीय सफरनामे पर कई लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन एक पुरानी कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। ये बात तेजस पर भी लागू होती है, क्योंकि अब तक अपनी 3100 टेस्ट फ्लाइट में तेजस एक भी बार फेल नहीं हुआ, यानी एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है, यानी उन जाबाज सैनिकों के प्रति सम्मान दर्शाने का दिन जिन्होंने देश की खातिर दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे देश के हर नागरिक को शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद का मौका देता है। आजादी के बाद शहीद सैनिकों के परिवार वालों की देखभाल के लिए सरकार ने सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की। तभी यह फैसला लिया गया कि हर साल एक दिन झंडा दिवस के रूप में मनाकर आम जनता से सैनिक कल्याण के लिए दान इकट्ठा किया जाएगा। इसके पीछे सोच थी, जनता में छोटे छोटे झंडे बांटकर दान इकट्ठा किया जाएगा, जिसका फायदा शहीद सैनिकों के परिवारों को दिया जाएगा। साल 1949 में 7 दिसंबर को पहली बार झंडा दिवस मनाया गया। साल 1993 में इसका नाम सशस्त्र सेना झंडा दिवस कर दिया गया। आज के दिन सशस्त्र सेनाएं देश जनता में छोटे छोटे झंडे बांटकर दान इकट्ठा करती हैं, जिससे सैनिक कल्याण बोर्ड में जमा किया जा सके। सैनिक कल्याण बोर्ड में जमा पैसे का इस्तेमाल युद्ध में शहीदों के परिवार और घायल हुए सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास पर खर्च किया जाता है। इसी तरह से सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के हर नागरिक को सेना के प्रति सम्मान दर्शाने और शहीदों के परिवारों की मदद में योगदान देने का मौका देता है।